आपको कुछ मिल जाए मटेरियल तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आईएसएलआरटीसी ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे अभी मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको कुछ लिंक या कुछ दे दूंगा जिससे आप उस पर बाद में भी उस चीज मटेरियल देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आईएसएलआरटीसी ने मैंने आपको बताई कि आईएसएलआरटीसी ने एक डिक्शनरी बनाई है जो कि 6000 वर्ड्स की हम बना चुके हैं और अगले महीने हम 4000 और वर्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कुल 10,000 वर्ड्स हो जाएंगे। जब आप YouTube पे जाएंगे और आप ISLRTC न्यू दिल्ली टाइप करेंगे तो YouTube आ जाएगा। YouTube के पे ISLRTC न्यू दिल्ली लिखा आ जाएगा और उसमें सारे आपको डिक्शनरी की लिंक मिल जाएगी, वर्ड्स मिल जाएंगे। फिर हमने अभी कोरोना टाइम में कई सारे अवेयरनेस वीडियोस बनाए हैं साइन लैंग्वेज पे, साइन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके, तो वो भी आप बधिर बच्चों के, अपने आसपास के बधिर बच्चे या बधिर समुदाय में उसको दे सकते हैं ताकि वो कोरोना पे अवेयरनेस हो। वो सब साइन लैंग्वेज में है। तो ये एक प्रकार से एक हमने कोशिश करी है कि इस कोरोना काल में भी एक कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री इन्वायरमेंट तैयार करें हम, ताकि सबको कोरोना की पेंडेमिक की जो समस्याएं हैं या इसको हमको क्या सावधानियां रखना चाहिए वो सब भी हमको मिले। तो ये जो वीडियोस हैं, कई कोरोना के भी जैसे हमने कहा इसमें कई वीडियोस हैं, ये आप सबको शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बधिर समुदाय के लिए, क्योंकि उसमें कैप्शनिंग में है, कई सारे वीडियो में ऑडियो भी दिया हुआ है, साइन लैंग्वेज भी है। तो एक कोरोना अवेयरनेस भी हो जाएगा आपका, आपके स्कूल में, आपके आसपास के बधिर समुदाय में या आसपास के जो भी लोग हैं उनको कोरोना का अवेयरनेस भी हो जाएगा। तो ये वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको आईएसएलआरटीसी न्यू दिल्ली यूट्यूब पे टाइप करना है, आपको डिक्शनरी मिल जाएगी साइन लैंग्वेज के, कोरोना के वीडियोस मिल जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इससे एक बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, सोशल काम हो जाएगा और आपके स्कूल के बच्चे इन सबको फायदा हो जाएगा। अब मैंने जनरली आईएसएलआरटीसी के बारे में बताया कि आईएसएलआरटीसी ने 5 साल क्या काम किया, तो डिक्शनरी के काम किए और कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं। पर ये डिक्शनरी की मैंने जिक्र अभी इस मेरे व्याख्यान में इसलिए किया क्योंकि ये आप तक पहुंच जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि ये डिक्शनरी आप तक पहुंच जाए। तो आप तक पहुंच जाएगी तो आप इसको और प्रचार प्रसार करेंगे तो सब लोगों को, बधिर बच्चों को, बधिर बच्चों के शिक्षकों को, डेफ ब्लाइंड बच्चे के शिक्षकों को, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि हमने यदि इतनी मेहनत से बनाया है तो वो सब तक पहुंचे, हमारी ऐसी इच्छा है। अब मैं, चूंकि अब आज का जो टॉपिक है करिकुलम अडॉप्टेशन फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, तो मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहूंगा आप सभी से। सबसे पहले हम देखें कि करिकुलम क्या है। यदि जब भी हम श्रवण बाधित बच्चों के करिकुलम अडॉप्टेशन की बात करने है तो करिकुलम क्या है इस पे हम देखें। कई, जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे भी कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ता था मैं, तो मेरे को कंफ्यूजन होता था कि क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर अलग अलग किताबें पढ़ता था, फिर उसको समझता था। तो आप लोगों के साथ भी छात्र आप लोग हैं तो आप लोगों को भी ये सब समस्याएं आती होंगी। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते फिर खुद अपन सोचते हैं कि इसको इस तरीके से समझा जा सकता है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करिकुलम, और जब मैं पढ़ता था तो मेरे को सिलेबस दिमाग में आया था कि ऐसा करिकुलम सिलेबस एक ही है या अलग है, करिकुलम अडॉप्टेशन करना है तो सिलेबस को भी अडॉप्ट करना है, क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि पहले क्यों ना हम करिकुलम और सिलेबस के में अंतर को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आए। तो हम करिकुलम और सिलेबस के फर्क को कैसे समझ सकते हैं, उसके बाद फिर हम करिकुलम अडॉप्टेशन की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है कि करिकुलम मतलब ओवरऑल एजुकेशनल एनवायरनमेंट, मतलब आपकी तमाम सारी वो गतिविधियां जो शैक्षणिक वातावरण में हो रही है वो सब आपके करिकुलम में है। चाहे वो पढ़ाना लिखाना हो, चाहे वो खेल कूद हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन हो टीचर्स के साथ, तो वो सब करिकुलम है आपका। सिलेबस क्या है? सिलेबस एक इकाई वार, यूनिट वाइज डिजाइन कंटेंट है जो क्लासरूम के अंतर्गत एक टीचर बच्चों को सिखाता है। जब आप करिकुलम और सिलेबस में फर्क की बात करेंगे तो मैंने भी बड़ी किताबें पढ़ी, फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि इस तरीके से समझ लेंगे करिकुलम और सिलेबस में फर्क को। कैसे समझ लेंगे? तो जब हम स्कूल के मेन गेट से इंटर होते हैं, ये खुद का मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया कि जैसे स्कूल के मेन गेट से शुरू हुए, मेन गेट से इंटर हुए स्कूल में, करिकुलम शुरू। और जैसे ही क्लासरूम में इंटर गए और सर ने कोई सिलेबस लेके, किताब लेके पढ़ाना शुरू किया, मतलब सिलेबस शुरू। तो इस तरीके से
मैंने इसको कॉन्सेप्ट को समझा ताकि और मेरे को अच्छा समझ में आए। एक सीधी सी बात है, ओवरऑल एजुकेशनल एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो वो करिकुलम है। हम यूनिट वाइज डिजाइन कंटेंट की बात करेंगे तो वो सिलेबस है, सीधा सा अर्थ है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, करिकुलम अडेप्टेशन की बात करते हैं। करिकुलम अडेप्टेशन क्या है, कैसे पाठ्यक्रम अनुकूलन करना है। क्योंकि ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेयरिंग इम्पेयर्ड की बात कर रहा हूँ। हर डिसेबिलिटी में आप जब भी जाएंगे तो आपको करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम अडेप्टेशन, ये सब कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और फिर उस डिसेबिलिटी या उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को के लिए हम कैसे उनकी आवश्यकता अनुरूप करिकुलम को अडाप्ट करें, उसको समझ सक पाएंगे हम। तो हमको करिकुलम अडेप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, ताकि हम और बेहतर तरीके से हम उसको समझ पाए करिकुलम अडेप्टेशन को। तो करिकुलम क्या है, करिकुलम में सिलेबस है, करिकुलम में टेक्स्ट है, करिकुलम में टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स है, करिकुलम में क्लासरूम अरेंजमेंट भी है, करिकुलम में टीएलएम है, करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, करिकुलम में क्लासरूम इंटरेक्शन है बच्चों का, और करिकुलम में सोशल पार्टिसिपेशन भी है बच्चों का क्लासरूम के अंतर्गत, प्लेग्राउंड में, ये सब भी उसके करिकुलम में। तो जब हम करिकुलम अडेप्टेशन या करिकुलम की बात करते हैं तो हम कई सारी बात करते हैं। अब चूंकि ये तो मैंने एक कॉमन बात बताई कि करिकुलम क्या है, करिकुलम अडेप्टेशन क्या है, करिकुलम और सिलेबस में फर्क क्या है। अब यदि मैं सिर्फ उसको श्रवण बाधित बच्चों के लिए फोकस करूं तो हम कैसे करिकुलम को अडेप्टेशन करें और क्या करें। तो जब करिकुलम अडेप्टेशन की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है श्रवण बाधित बच्चों के लिए मेथड, टेक्निक, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम अरेंजमेंट, इनकी बात करते हैं। तो करिकुलम अडेप्टेशन में सबसे पहले यदि श्रवण बाधित बच्चों की बात करें तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्लास में क्या होगा, संप्रेषण की विधि क्या होगी क्लासरूम अरेंजमेंट में। तो उसमें 3 प्रकार की मुख्य विधि है, ओरलिज्म है, टोटल कम्युनिकेशन है और एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म है। जब हम ओरलिज्म की बात करते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को ओरलिज्म से पढ़ाने की बात करते हैं, तब हमारा जो फिलोसॉफी होती है या हमारा जो सिद्धांत होता है बच्चों को, वो ओरल मेथड से होता है। मतलब हमको बोल सुनकर बच्चों को पढ़ाना है। ये भी एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो क्लासरूम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। इसको हम ओरल मेथड बोलते हैं, जहां हम ओरल मेथड से मतलब बोल सुनकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इस मेथड का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारा क्लासरूम अरेंजमेंट कैसा होता है। हमारे क्लासरूम अरेंजमेंट में बच्चों के हेयरिंग एड बच्चों को प्रॉपर लगाना है, क्लासरूम एकॉस्टिकल ट्रीटेड हो, नॉइस फ्री हो, ये सब बातें ध्यान रखना है। और टीचर पढ़ाते समय टीचर के चेहरे पे प्रॉपर लाइट हो, क्लासरूम में पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन हो, नॉइस फ्री हो, ये सब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ओरल या ओरलिज्म मेथड से, ओरलिज्म अप्रोच से हम श्रवण बाधित बच्चों को क्लासरूम के अंतर्गत पढ़ाते हैं। पहली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर दूसरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होती है टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम बालक को साइंस सिस्टम के थ्रू पढ़ाते हैं। साइंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां हम वर्बल लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज से हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी से, इंग्लिश से, उसका साइन में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। उसको हम उसको हम साइंस सिस्टम कहते हैं। और इस साइंस सिस्टम का प्रयोग हम टोटल कम्युनिकेशन में करते हैं। ये भी एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब संप्रेषण की विधि है जो क्लासरूम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने में उपयोग की जाती है। अब तीसरी जो मेथड है वो एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म है। एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म मेथड भी क्लासरूम में उपयोग की जाती है। और एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म मेथड में हम लैंग्वेज, मतलब हम साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब हमारा पढ़ाने का में जो हम क्लासरूम में शिक्षण कर रहे हैं उसमें संप्रेषण की विधि जो है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, हम वो साइन लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं। ये इस मेथड को हम एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। फिलोसॉफी इसमें ये है कि लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, मतलब हमको फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चे की मदर टंग है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि श्रवण बाधित बालकों की मदर टंग उसकी साइन लैंग्वेज है, उसके बेस पे हमको उसको दूसरी भाषा पढ़ाना है या अन्य सब्जेक्ट पढ़ाना है उस भाषा का उपयोग करके, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग करके हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, मतलब साइन लैंग्वेज को हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं। ये एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म है। अब देखिए, जब श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की बात होती है या उनके करिकुलम में उनके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात होती है, तो आप
अक्सर देखेंगे, क्योंकि आप वीआई बच्चों के टीचर बनेंगे, आप टीचर हैं, जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं आपको थोड़ी सी ऐसा विरोधाभास नजर आएगा या कंट्रोवर्सी नजर आएगी, क्योंकि डेडलाइन भी आपके ही सब्जेक्ट में आएगा। तो आपको थोड़ा सा विरोधाभास आएगा कि कैसे पढ़ाना, ओरलिज्म से पढ़ाना या साइन लैंग्वेज से पढ़ाना या टोटल कम्युनिकेशन से पढ़ाना। तीन तीन विधियां हैं। फिर ओरलिज्म को जो फॉलो करने वाले फिलोसोफर्स और जो विद्वान है वो कहेंगे कि नहीं, आप ओरलिज्म से पढ़ाओ, बच्चों को सुन बोल के पढ़ाना है ताकि बच्चों की स्पीच डेवलप हो। ये फिर जो टोटल कम्युनिकेशन को मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, आप टोटल कम्युनिकेशन से पढ़ाओ क्योंकि हमको वर्बल लैंग्वेज की लिटरेसी डेवलप करना है और टोटल कम्युनिकेशन से रीडिंग राइटिंग अच्छी डेवलप हो सकती है, तो आप उससे पढ़ाओ। फिर जो बाइलिंगुअलिज्म मानने वाले लोग हैं साइन लैंग्वेज से, वो ये कहेंगे नहीं, आपको साइन लैंग्वेज से पढ़ाना है, साइन लैंग्वेज से ही बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट होगा। तो इस विरोधाभास में आप ना पढ़िए, आप इस कंट्रोवर्सी में मत जाना। तीनों विधियां अपनी अपनी जगह सही हैं, तीनों विधियों की अपनी अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं, आपको तीनों विधियां सीखनी है। मैं अक्सर मेरे हर व्याख्यान में एक बात कहता हूं कि शिक्षक एक योद्धा है और ये एक योद्धा के तर्कस में सारे अस्त्र चाहिए। और ये सिर्फ श्रवण बाधित बालकों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी बालक को, चाहे वो श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, कोई भी बालक हो, जब आप मेथड और टेक्निक की पढ़ाने की बातें करेंगे तो आप सब सीखिए, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग हो सकती है। हर बच्चे अपने क्षेत्र, अपने अपने आसपास के वातावरण, उसको जो बचपन में एक्सपोजर मिला, अर्ली एजुकेशन मिली नहीं मिली, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ एक बच्चा नहीं हुआ, तो हर विधियों की अपनी अपनी सीमाएं, मर्यादाएं, और हर विधियां अलग अलग परिस्थितियों में बेस्ट हो सकती हैं। तो ये कहना कि ये विधि अच्छी है ये विधि खराब है, ये बात गलत है। हर विधि अच्छी है और हमको बच्चे की नीड के आधार पे हमको विधि का चयन करना है। हाँ, इसलिए ये विधि की लड़ाई में हमें नहीं फंसना। हम तो टीचर हैं, हम तो योद्धा हैं, हमारे पास तर्कस में सारे अस्त्र हैं। जिस अस्त्र से बच्चे का शिक्षण बेहतर होगा हम वो अस्त्र का उपयोग करेंगे। और ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगी बच्चे की नीड। तो जब आप श्रवण बाधित फील्ड में जाएंगे या श्रवण बाधित स्पेशल एजुकेटर से मिलेंगे या श्रवण बाधित के बारे में अध्ययन करेंगे, डेफ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाएंगे या और इस फील्ड से जुड़ेंगे, तो आपको अक्सर ये बातें सुनने में आएगी कि हम कैसे पढ़ाएं, हम ओरलिज्म के थ्रू पढ़ाएं, हम साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाएं, हम टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ाएं, कि 3 मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो क्लासरूम में उपयोग होती है, ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म। ओरलिज्म में हम बोल सुन के टीचर पढ़ाता है, टोटल कम्युनिकेशन में साइंस सिस्टम से पढ़ाता है, और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म में साइन लैंग्वेज से पढ़ाता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने टोटल कम्युनिकेशन में साइंस सिस्टम कहा और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म में आपने साइन लैंग्वेज कहा, तो ये क्या डिफरेंस है साइन सिस्टम में और साइन लैंग्वेज में? तो डिफरेंस है साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम में। साइंस सिस्टम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है किसका? वर्बल लैंग्वेज का साइन में। और साइन लैंग्वेज एक अपने आप में लैंग्वेज है, एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज है जो बधिर बच्चे की अपनी भाषा है, और साइंस सिस्टम ट्रांसलेशन है। तो थोड़ा सा इसमें आर्टिफिशियलिटी रहती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एक वाक्य कहा कि श्याम ने संतोष को मारा, तो श्याम ने संतोष को मारा, तो श्याम की साइन करूंगा, फिर ने की साइन करूंगा, फिर संतोष की साइन करूंगा, फिर को की साइन करूंगा, और फिर मारा की साइन करूंगा। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया, ये है साइंस सिस्टम। लेकिन यदि मैं इसको सीधा साइन लैंग्वेज में यदि कहूंगा तो मैं क्या करूंगा कि श्याम ने संतोष को मारा, मैं डायरेक्ट श्याम का साइन करूंगा, श्याम का जो भी साइन हो श्याम का साइन करूंगा, फिर संतोष का साइन करूंगा, जो भी संतोष का नाम होगा फिंगर स्पेल कर दूंगा, जो भी उसका साइन होगा। तो श्याम का साइन, संतोष का साइन और मारा का साइन, 3 शब्दों में उसकी बात कह दूंगा साइन लैंग्वेज में, क्योंकि साइन लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड जुड़ रहे हैं, जबकि साइन सिस्टम में पूरा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड जुड़ रहे हैं तो उसका भाव नहीं, उसका भाव भी वही लगेगा, क्योंकि कई सारी भाषाएं ऐसी होती है जिसमें ने, को, से, में, पर का उपयोग नहीं होता, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड जुड़ते हैं। तो ये साइन लैंग्वेज और साइंस सिस्टम में फर्क है। तो साइंस सिस्टम थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो डेफ बच्चे की अपनी लैंग्वेज नहीं है, नेचुरल नहीं है।
क्योंकि वहां वर्ड टू वर्ड हर शब्द का ट्रांसलेशन हो रहा है, वो भाषा नहीं है। यहाँ हम साइंस सिस्टम में डिपेंड हो गए वर्बल लैंग्वेज की, उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और साइन लैंग्वेज अपनी नेचुरल लैंग्वेज है, तो वहां जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर डेफ बच्चे उपयोग करते हैं, या जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर डेफ बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं बायलिंगुअल अप्रोच में, क्योंकि साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बच्चों को ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, ज्यादा अंडरस्टैंड रहती है। लेकिन साइंस सिस्टम बच्चे साइन तो कर देंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियलिटी है, क्योंकि वो बच्चों की अपनी भाषा नहीं है। तो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें क्लासरूम में उपयोग करते हैं बधिर बच्चों के लिए। तो ये करिकुलम अडॉप्टेशन का श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की क्लासरूम में पढ़ाना कैसे कैसे पढ़ाना, बोल सुन के पढ़ा है, साइन लैंग्वेज में पढ़ा है, साइंस सिस्टम से पढ़ा है। बोल सुन के पढ़ाना मतलब ओरलिज्म, साइन लैंग्वेज साइंस सिस्टम से पढ़ाना मतलब टोटल कम्युनिकेशन, और साइन लैंग्वेज से पढ़ाना मतलब एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म। अब टोटल कम्युनिकेशन का कभी कभी हम मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा हम गलत समझ लेते हैं कि टोटल कम्युनिकेशन मतलब सबको मिला के पढ़ाना है, बोलना भी है, सुनना भी है, साइन लैंग्वेज भी करना है। ऐसा नहीं है। टोटल कम्युनिकेशन मीन्स हमको साइंस सिस्टम का प्रयोग करना है, सबको मिला के नहीं पढ़ाना है कि बोल के पढ़ा लो साइन लैंग्वेज। टोटल सिस्टम मतलब साइंस सिस्टम पढ़ाना है। साइंस सिस्टम में और साइन लैंग्वेज में फर्क मैंने आप बता दिया। साइंस सिस्टम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वर्बल लैंग्वेज का, जबकि साइन लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है। साइंस सिस्टम थोड़ा आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो बच्चों का नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। साइन लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज में आप हर बात कर सकते हैं, जबकि साइंस सिस्टम डिपेंडेंट है, वर्बल लैंग्वेज में जो लिखा है वही आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये फर्क है साइन लैंग्वेज और साइंस सिस्टम में। तो ये करिकुलम अडॉप्टेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो था मैंने आपसे शेयर किया, वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय क्लासरूम के अंतर्गत मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब क्रीम है ये, क्रीम। यदि आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं समझ पाए, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन श्रवण बाधित बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते समय सही मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का आपने चुनाव नहीं किया, तो आपका पढ़ाना कोई काम का नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे आप। तो अब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने फिर आपको कहा कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साइन लैंग्वेज से पढ़ाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे की नीड है, जिससे बच्चा को बेनिफिट हो रहा है, जिससे बच्चा बेहतर समझ रहा है, आप उससे शिक्षण करें। और ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये बच्चे की नीड डिसाइड करें। आप देखें यदि बच्चा लीड आइडेंटिफाइड है, या बच्चे को हेयरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा है, या आप देखें कि चौथी पांचवी में के बच्चे को हम अभी तक उसको वर्ड लेवल पे ही आ पा रहे हैं, हम ओरलिज्म से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्थ फिफ्थ बच्चों को हम वही सिखा रहे हैं, हरा पत्ता नीला पत्ता वर्ड वर्ड जोड़ के सिखा रहे हैं, मतलब उसको आगे ही नहीं, नॉलेज ही नहीं हम दे पा रहे हैं। तो आपको तत्काल आपके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और साइन लैंग्वेज के थ्रू जाकर फिर उन्हें पढ़ाना चाहिए। अदरवाइज बच्चे का बहुत लॉस हो जाएगा, बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देखें कई सारे इंडिया में बाइलिंगुअलिज्म के स्कूल से हैं, कई सारे तो नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप से उपयोग करने वाले बहुत कम स्कूल है, और वहां बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये डेफ एजुकेशन या बधिर बच्चों की शिक्षा की सबसे क्रीम बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को ही बेहतर बनाने के लिए ISL-RTC साइन लैंग्वेज पे काम कर रहा है, ताकि साइन लैंग्वेज का मटेरियल पूरे इंडिया में प्रचारित हो, सबके पास पहुंचे। इसीलिए मैंने कहा कि आप YouTube से मेरे लेक्चर के बाद सिर्फ आपको ये सिर्फ शब्दों का ज्ञान में नहीं मतलब दे रहा हूं, बल्कि आपको कुछ दे के जाऊंगा। तो मैंने आपको कहा कि आप मेरे लेक्चर के बाद आप YouTube पे ISL-RTC न्यू दिल्ली टाइप करेंगे तो आपको ISL-RTC की डिक्शनरी मिल जाएगी। उससे कई सारा साइन लैंग्वेज के सारे अलग अलग कैटेगरी में, एकेडमिक डिक्शनरी अलग है, एवरीडे वर्ड्स अलग है, तो आप ये देख पाएंगे और देख लेंगे। तो आप सबको शेयर करेंगे तो अपने आप साइन लैंग्वेज टीचर जानेंगे, बच्चे जानेंगे, तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि करिकुलम अडॉप्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का सही चुनाव करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मैंने जैसे आपको अभी बताई थी, ओरलिज्म है, टोटल कम्युनिकेशन है, एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म है, आपने देखी और सुनी और समझी होगी। और इसी आधार पर आप इसका जब क्लासरूम में श्रवण बाधित बच्चों को हम सिखाते हैं तो उसका चयन करें और उससे आगे बढ़े।
अब करिकुलम अडेप्टेशन में जैसे मैंने कहा कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में 3 महत्वपूर्ण मेथड है। ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशन, बाइलिंगुअलिज्म। ओरलिज्म में हम बोल सुन के पढ़ाते हैं, टोटल कम्युनिकेशन में साइन सिस्टम से पढ़ाते हैं, और बाइलिंगुअलिज्म में एजुकेशन हम साइन लैंग्वेज से पढ़ाते हैं। तो तीनों मेथड के बाद अब हम आएंगे करिकुलम अडेप्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कहा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है करिकुलम अडेप्टेशन का, वो है टेक्स्ट अडेप्टेशन। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैं स्पेसिफिकली तो श्रवण बाधित बालकों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर दिव्यांगता में, हर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में ये मेथड, ये चयन आपको करना ही है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि न सिर्फ दिव्यांगता और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, बल्कि हियरिंग बच्चे, जो सामान्य सुनने वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर स्कूल से हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी क्लासरूम में टीचर को मेथड का चयन करना पड़ता है। एक मेथड से नहीं टीचर पढ़ा सकता, क्योंकि हर बच्चे में क्लासरूम का जो ग्रुप है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हो सकता है उसमें 4 बच्चे स्टार बच्चे हो, कुछ बच्चे मीडियम हो, कुछ बच्चे एवरेज हो, और कुछ बच्चे एकदम वीक हो। तो जरूरी नहीं है कि एक इंक्लूसिव या इंटीग्रेटेड या जनरल स्कूल्स, जो सामान्य बच्चों की जनरल स्कूल्स होती हैं, उनमें भी टीचर को मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या क्लासरूम में शिक्षण की विधि, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तो क्योंकि ये तो स्पेसिफिक डेफ बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षण की विधि में उनको चयन करना पड़ सकता है कि किसी बच्चे को व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, तो किसी को आप पर्सनल अटेंशन देके उसको डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, या और कोई तरीका से पढ़ा रहे हैं। मतलब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रवण बाधित बच्चों के लिए उसका चयन की आवश्यकता है। हर क्लासरूम में, हर डिसेबिलिटी में, नॉन डिसेबिलिटी में, सभी क्षेत्र में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो हमें शिक्षण की विधि का चयन बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि हर क्लासरूम में बच्चों का जो समूह है वो एक जैसा नहीं होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। कुछ बच्चे स्टार हो हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, कुछ बच्चे वीक हैं। तो सब बच्चों पर हमारा एक शिक्षक का फर्ज है कि सभी बच्चों पर वो बराबर ध्यान दे। उसके लिए उसको बच्चों के ग्रुप के हिसाब से या इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से भी वो मेथड ऑफ जो टीचिंग है उसको डिसाइड कर सकता है। अब मैंने जैसे कहा कि दूसरा करिकुलम अडॉप्टेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है टेक्स्ट अडॉप्टेशन। जो टेक्स्ट है, अब आप देखेंगे कि मैं तो स्पेशली आपको श्रवण बाधित बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट अडॉप्टेशन की ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रवण बाधित बालकों के लिए ही ये उपयोगी है, ये सभी बच्चों के लिए टेक्स्ट अडॉप्टेशन जरूरी है। आप देखेंगे कि जब आप जनरल स्कूल्स में जाएंगे जहाँ पर सामान्य सुनने वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर भी एक टीचर जब किताब हाथ में लेता है और कोई पाठ पढ़ाना शुरू करता है, तो जैसे किताब टीचर ने हाथ में ली और वो पढ़ाना शुरू किया टीचर, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है एज इट इज पढ़ रहा है। किताब को एज इट इज पढ़ के टीचर नहीं पढ़ाता। टीचर 2 लाइन पढ़ेगा, 4 लाइन पढ़ता है, फिर उसको समझाता है, फिर सरल भाषा में बताएगा, फिर उसकी इच्छा होगी तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के पॉइंट लिख देगा, फिर उसकी इच्छा होगी तो कुछ डेमो करके बता देगा। तो ये सब क्या कर रहा है टीचर? टीचर ये जो कर रहा है उसको टेक्स्ट अडॉप्टेशन कहते हैं। टेक्स्ट को अडॉप्ट करके टीचर पढ़ाता है, और ये सिर्फ एक डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। आप ये सोचें कि ये सिर्फ मैं श्रवण बाधित बालकों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट अडॉप्टेशन या पाठ्य पुस्तक का जो हम पाठ्य पुस्तक के जो पाठ्य का अनुकूलन हम करते हैं वो सभी बालकों के लिए हो सकता है, और सभी बालकों के लिए करना चाहिए, और होता ही है। बस हम अभी मैं उसको टेक्निकली आपको समझा रहा हूँ, जबकि हमारे हर अनुभवी शिक्षक जिसने ये मेरा व्याख्यान, और आप लोग भी जिसने टेक्स्ट अडॉप्टेशन को टेक्निकली पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डजंट मैटर, लेकिन वो उपयोग करता है। इस टेक्स्ट अडॉप्टेशन के कॉन्सेप्ट को, अभी मैं इसको और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझूंगा, इस टेक्स्ट अडॉप्टेशन के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि मैंने भी अपने इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली समझने से पहले मैंने भी एज मेरी टीचिंग लाइफ में या मेरे शिक्षकों ने इसका उपयोग किया था। भले उनको ये नहीं पता कि टेक्स्ट अडॉप्टेशन क्या होता है, टेक्निकली उसको कैसे टेक्स्ट को अडॉप्टेशन करते हैं, अलग अलग एरिया में नहीं पता उनको, लेकिन वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से टीचर करता है क्लास में। आज मैं उसका आपको टेक्निकली मीनिंग बताऊंगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा अपने आप कि हाँ ये तो हम करते हैं, हाँ ये तो हमारे शिक्षक ने भी किया, लेकिन उसको मैं स्पेसिफिकली आपको एरिया वाइज बांट के बताऊंगा, ताकि और बेहतर तरीके से आप शानदार तरीके से क्लासरूम में टेक्स्ट अडॉप्टेशन करें। और ये सिर्फ बात श्रवण बाधित बालक की नहीं कर रहा मैं, ये टेक्स्ट अडॉप्टेशन आप हर डिसेबिलिटी में सामान्य बच्चों के, सामान्य सुनने वाले बच्चों के लिए भी आप
कर सकते हैं। तो ये बहुत, और ये टेक्स्ट अडाप्टेशन कोई नॉलेज नहीं है, जो कोई लेक्चर नहीं है मैं दे रहा हूँ, ये स्किल है। मैंने कहा ना ये स्किल है, कोई नॉलेज नहीं है कि मैं आपको व्याख्यान में दे रहा हूँ, लेक्चर है। आप ये सीख लेंगे तो आप में ये स्किल आ जाएगी। आप किसी भी क्लास में जाके बढ़िया से कोई सी भी बुक यदि आपको दी जिसमें सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज है, जिसमें आपको पकड़ है, उसका टेक्स्ट अडॉप्टेशन बढ़िया करके आप सब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब आप इंक्लूसिव सेटअप में भी पढ़ा सकते हैं, आप स्पेशल स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, आप जनरल स्कूल में भी जनरल बच्चों को भी पढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं आपको अभी जो आप अगले 10-15 मिनट में टेक्स्ट अडॉप्टेशन के बारे में बोलूंगा, ये टेक्स्ट अडॉप्टेशन के बारे में मैं आपको स्किल ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा, न कि व्याख्यान देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम सब चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अब टेक्स्ट अडॉप्टेशन में आप मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जब श्रवण बाधित बच्चों की स्पेसिफिक बातें करते हैं तो टेक्स्ट अडॉप्टेशन कैसे करते हैं। मैंने कहा कि टेक्स्ट अडॉप्टेशन कैसे करता है। अभी ये मैं नहीं पढ़ा, जब क्लासरूम में आता है शिक्षक पुस्तक उठाता है, कुछ पढ़ेगा, फिर हमको समझाता है, फिर कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं टीचर, फिर हो सकता है तो कभी टीएलएम यूज कर दे, कुछ डेमो दे दे। तो उसको हम 5 एरिया में बांट सकते हैं टेक्स्ट अडॉप्टेशन को: लैंग्वेज, नॉलेज, प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन और इवेल्यूशन। हिंदी में बोलूंगा, भाषा, ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, दृष्टांत और मूल्यांकन। इन 5 क्षेत्रों में हम किसी भी पुस्तक के टेक्स्ट को लेकर उसको पढ़ाने में हम उसका अनुकूलन कर सकते हैं। कौन से 5 एरिया? लैंग्वेज मतलब भाषा, नॉलेज मतलब ज्ञान, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत और इवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन। अब 5 क्षेत्रों में कैसे अनुकूलन करना है। सबसे पहले कोई भी पुस्तक उठे, और ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ सारे बच्चों के लिए, आप ये मत सोचना कि सिर्फ श्रवण बाधित बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए आप कर सकते हैं उन बच्चे की नीड के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने लिया लैंग्वेज। जब भी हम कोई किताब उठाते हैं, अब उस किताब में जो पार्ट है, जो लेसन है, उस लेसन में लिखी गई भाषा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जरूरी नहीं है कि वो भाषा का स्तर हमारे बच्चों की भाषा के स्तर के बराबर हो सकता है हमारी भाषा, बच्चों की भाषा का स्तर वो नहीं हो सकता है उसका बैकग्राउंड, उसकी जहां भी वो रहता है उस क्षेत्र में उतनी अच्छी हिंदी नहीं समझी जा सकती जो पाठ्य पुस्तक में ली जा रही है, या उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं वो समझ सकता जितनी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है। तो फिर उस स्थिति में भाषा में अनुकूलन की आवश्यकता हो जाती है। तो इसको कहते हैं भाषा में अनुकूलन। कैसे करेंगे भाषा में अनुकूलन? उस पाठ्य पुस्तक की भाषा को सरल भाषा में या बच्चों को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट को, जो भी उसमें लिखा हुआ, जो भी पढ़ाना है, जो भी पार्ट है, उस सबसे पहले उसकी भाषा को सरल करना मतलब भाषा बच्चे के अनुकूल करना। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैं अनुकूलन की बात करता हूँ मैं कहता हूँ भाषा को सरल करो, सरल नहीं, बच्चे के अनुकूलित करना है। नहीं तो वो क्या, फिर हमको आदत पड़ जाती हर चीज को हम सरल 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 करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को भी सरल सरल सीखने की आदत हो जाती है। नहीं, हमको ऐसी भाषा करना है ताकि बच्चे को आसानी से सब समझ में आ जाए। तो भाषा का, अब भाषा को सरल कैसे करेंगे? हमको लग रहा है कि यार श्रवण बाधित बच्चों की भाषा तो बहुत अभी लेवल उनका उतना नहीं है, तो हम वाक्यों को छोटा कर सकते हैं, वाक्यों को टुकड़ों में कर सकते हैं, साहित्यिक भाषा कम कर सकते हैं। अभी अलग अलग डिसेबिलिटी में अलग अलग आपने बच्चों की नीड के हिसाब से देखें कि वीआई बच्चों का भाषा का स्तर अच्छा है तो आप उसको एज इट इज पढ़ाओ। फिर भी आपको लगेगा कि यार नहीं, बच्चों की भाषा को थोड़ा सा मैं उसको सरल कर दूं ताकि थोड़ा उनको समझ में आसानी से आ जाए, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं, भाषा सरल करके उनको समझा सकते हैं। तो भाषा को सरल करना मतलब भाषा के साहित्यिक बोझ को हम कम कर सकते हैं, या टेक्निकल जो टर्म दिए हैं शुद्ध हिंदी में उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चों के लिए हमको विशेष तौर पर करना पड़ता है। फिर होता है नॉलेज में अडॉप्टेशन। नॉलेज मतलब ज्ञान। अभी ज्ञान में अडॉप्टेशन हर बच्चे के लिए जरूरी है, न सिर्फ श्रवण बाधित या डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए जरूरी है। ज्ञान में अनुकूलन मतलब इकट्ठा ज्ञान दिया हो, नॉलेज दिया है, एक पूरा एक टॉपिक दिया है या उसमें बहुत सारी बातें लिखी, तो उसको हम टुकड़ों में परोसते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा 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 दें। इकट्ठा नॉलेज दे देंगे तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आएगा, या वो इकट्ठा ऐसा लगेगा सर ने तो बहुत सारी बातें एक ही बार में समझा दी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो नॉलेज को टुकड़ों में देना है, नॉलेज को टुकड़े में देना, ये तो बहुत बात आसानी से समझ में आ गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो नॉलेज को अडॉप्टेशन करने में इंपॉर्टेंट जरूरी है, वो है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से हमारे आज पढ़ाए जाने वाले किताब के नॉलेज को कनेक्ट करना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसको नया ज्ञान जो आज आप सिखाने जा रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो नॉलेज में अडेप्टेशन करते समय, नॉलेज मतलब जो पुस्तक में कॉन्सेप्ट या संकल्पना दी है उसको सिखाना, तो उसको, उस संकल्पना को बच्चे की पूर्व की जो संकल्पना बच्चे ने सीखी है, बच्चों का जो स्तर है उससे कनेक्ट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे आपका हम नॉलेज में अडॉप्टेशन अधूरा मानेंगे, मतलब आपने जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं उसको ठीक तरीके से अडॉप्ट आपने नहीं किया। तो ज्ञान में अडॉप्टेशन करने के लिए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करें, ज्ञान को जो है टुकड़ों में परोसें। फिर अगला हमारा आता है प्रेजेंटेशन। जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं या किताब लेके क्लास में खड़े हैं तो आप प्रेजेंट करते हैं कोई भी टॉपिक, तो आप प्रेजेंटेशन कैसे करें? और आप बुलेट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, आप बुलेट फॉर्म में मतलब पॉइंट वाइज बच्चों को टुकड़े में दे दें, टेबल बना दे, ग्राफ बना दे, जैसा आपको लगे कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे तो उस तरीके से जिस स्तर से बच्चों को समझ में आए तो आप प्रेजेंटेशन में अनुकूलन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो इलस्ट्रेशन होता है। टेक्स्ट अडॉप्टेशन को इलस्ट्रेशन में अडॉप्टेशन कैसे करना, इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत, ये भी एक एरिया है। तो दृष्टांत में अनुकूलन कैसे करें? तो दृष्टांत में अनुकूलन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दृष्टांत होता क्या है। दृष्टांत मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको बच्चों को दिखाना। अब दिखाना मतलब क्या? दिखाना मतलब बच्चे के दिमाग में एक मानसिक छवि तैयार करना। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी साइन लैंग्वेज पढ़ाया था, आपके दिमाग में एक साइन लैंग्वेज की छवि तैयार कर दी मैंने कि साइन लैंग्वेज क्या है, साइन लैंग्वेज साइंस सिस्टम में क्या है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अडॉप्टेशन, मैंने पूरी एक छवि आपके दिमाग में बनाने की कोशिश करी। तो दृष्टांत मतलब आप बच्चे को जो भी सिखाने जा रहे हैं उसकी छवि बच्चे के दिमाग में बना देना। तो अब छवि बनाने के लिए आपको दिखाना होगा। तो दृष्टांत दो तरीके से होता है। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें या तो आप चित्रों के माध्यम से उसको दिखा दो जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, या आप उदाहरणों के माध्यम से आप उसको बताओ। अब जो चीजें कॉन्क्रीट है, यदि श्रवण बाधित बच्चों की बात करूं तो जैसे मेरे को मान लो पेड़ पढ़ाना है तो पेड़ का मैंने चित्र दिखा दिया, मैंने बता दिया ये टहनी है, ये पत्ते हैं, ये तना है, ठीक है, वो पेड़ का चित्र दिखा दिया। ये तो दृष्टांत मैंने चित्रों द्वारा कर दिया, पेड़ को सिखाना था। अभी यही मुझे प्रजातंत्र पढ़ाना है, देशभक्ति पढ़ाना है, घमंड पढ़ाना है, गर्व पढ़ाना है, ऐसे टॉपिक जिसको मैं दिखा ही नहीं सकता क्योंकि चित्र नहीं है उसके। अब प्रजातंत्र का मैं चित्र कैसे दिखाऊंगा? हाउ आई कैन टीच द डेमोक्रेसी? आई कांट शो एनी पिक्चर्स। मैं किसी नेता या किसी बिल्डिंग का चित्र दिखा के ये नहीं कह सकता कि देखो बेटा ये प्रजातंत्र है। नहीं, प्रजातंत्र को मुझे उदाहरणों द्वारा समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मुझे उदाहरणों का उपयोग करना पड़ेगा। तो दृष्टांत दो तरीके से होता है, चित्रों के माध्यम से मूर्त संकल्पनाओं के लिए और उदाहरणों के माध्यम से मूर्त संकल्पनाओं के लिए। उदाहरण मतलब अमूर्त श्रृंखला मतलब जिसको हम दिखा नहीं सकते, और मूर्त श्रृंखला जिसको हम दिखा सकते हैं। तो मूर्त और अमूर्त दो संकल्पनाएं हैं जिनको हम चित्रों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं। क्योंकि आपका शिक्षण तभी मजबूत कहलाएगा जब आपका शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा। मतलब जब आप अमूर्त चीजों को पढ़ाने में माहिर हो गए तो समझ लेना आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हो गए। और अमूर्त शिक्षा चीजों को पढ़ाने के लिए आपको उदाहरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब इतना अच्छा दृष्टांत हो किसी भी बच्चे के लिए। यहाँ मैं कोई श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित या किसी विशेष बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सामान्य सुनने वाला बच्चा हो, दृष्टि बाधित हो, श्रवण, सब बच्चों के लिए एक शिक्षक की सबसे अच्छा कौशल होता है ये। एक्चुअल में सूक्ष्म शिक्षण कौशल भी है, माइक्रो टीचिंग में भी आता है कि दृष्टांत अच्छा, एक शिक्षक को एक बहुत अच्छा दृष्टांत करने वाला होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिक्षक। और उसका दृष्टांत मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, मतलब वो अमूर्त शिक्षण भी बहुत बढ़िया कर सके। और उसके लिए उसको अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करना। मैंने कहा कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट है जो अमूर्त है, जिसको हम दिखा नहीं सकते, प्रजातंत्र हो, देशभक्ति हो, अब मुझे देशभक्ति पढ़ानी है तो देशभक्ति के लिए मुझे उदाहरण देने होंगे, अच्छे अच्छे उदाहरण देने पड़ेंगे, तब मैं देशभक्ति सिखा पाऊंगा। मुझे भगत सिंह का उदाहरण देना पड़ेगा, मुझे और जो भी हमारे देश में वीर हुए हैं उनके उदाहरण देना पड़ेंगे, तब मैं जो है देशभक्ति सिखा पाऊंगा। प्रजातंत्र सिखाना पड़ेगा तो मुझे उदाहरण देना पड़ेगा कि देखो ये क्लासरूम है ना, यहाँ क्लासरूम में कई बच्चे बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन सबसे मेरा व्यवहार एक जैसा है। ये इस क्लासरूम का प्रजातंत्र है। उसी प्रकार इस देश में हम अलग अलग हैं और इस देश में हम सबको बराबर हक है, ये हमारे देश का प्रजातंत्र है।
तो इसी ऐसे उदाहरण दे देके मुझे उनको अमूर्त संकल्पनाएं क्लियर करना पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उदाहरणों का स्तर आपका वही होना चाहिए जो आपके बच्चों को समझ में आए। कभी कभी दृष्टांत में टीचर ऐसे ऐसे उदाहरण दे देगा, टेक्निकली टर्मिनोलॉजी, बच्चों को ऊपर से चले जाते, बच्चों को समझ में ही नहीं आते कि उदाहरण क्या दे दिया। तो उदाहरणों का चयन करते समय आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि उदाहरण जो हो आपके बच्चे के स्तर से हो, बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आए। तो ये दृष्टांत में अनुकूलन। फिर अगला एरिया है, जो आखिरी एरिया है, वो है मूल्यांकन में। आप बच्चों का मूल्यांकन क्लासरूम में भी करते हैं, पाठ के अंत में भी प्रश्न दिए रहते हैं, तो मूल्यांकन करते समय भी थोड़ा सा अनुकूलन की जरूरत है कि आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों के स्तर के अनुरूप है या नहीं, उनको देखिए, बच्चों के स्तर के अनुरूप प्रश्न करिए। तो ये टेक्स्ट अडॉप्टेशन है। टेक्स्ट अडॉप्टेशन हमने 5 एरिया में समझा, लैंग्वेज में, नॉलेज में, प्रेजेंटेशन में, इवैल्यूएशन में, इलस्ट्रेशन में, इवैल्यूएशन में, भाषा में अनुकूलन, ज्ञान में अनुकूलन, प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुतिकरण में अनुकूलन, दृष्टांत में अनुकूलन और इवैल्यूएशन में। भाषा में अनुकूलन के लिए भाषा को सरल करते हैं, लंबे वाक्यों को छोटा करते हैं, साहित्यिक भाषा कम करते हैं। ज्ञान में अनुकूलन के लिए ज्ञान को टुकड़ों में परोसते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। प्रेजेंटेशन में अनुकूलन के लिए हम प्रस्तुतिकरण में बुलेट फॉर्म में टेबल का प्रयोग करके, अच्छे से ड्राइंग मतलब ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन करके प्रेजेंटेशन में अनुकूलन करते हैं। इलस्ट्रेशन में अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करके और चित्रों का प्रयोग करके हम इलस्ट्रेशन करते हैं। मूर्त संकल्पनाओं के लिए चित्रों का, अमूर्त संकल्पनाओं के लिए उदाहरणों का। और इवैल्यूएशन में जो है हमें अनुकूलन करने के लिए हमें जो है प्रश्नों का स्तर बच्चों के स्तर के अनुरूप करना पड़ेगा। तो ये हमें जो करिकुलम अडाप्टेशन जो आज का हमारा टॉपिक था, इस करिकुलम अडाप्टेशन में मैंने जो 2 महत्वपूर्ण जो अवयव थे हमारे, एक टेक्स्ट अडॉप्टेशन और एक है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का अडॉप्टेशन, ये दोनों को बेहतर समझा। और करिकुलम अडॉप्टेशन में कई सारे अवयव हैं, जैसे मैंने कहा कि टीएलएम, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों के अनुकूल है या नहीं, उसे देखना है। को करिकुलर एक्टिविटीज में अडॉप्टेशन करना है, क्लासरूम अरेंजमेंट में आपको अडॉप्टेशन करना है, क्लासरूम सोशल पार्टिसिपेशन बच्चों का बहुत अच्छा हो उसके लिए अडॉप्टेशन करना है। तो ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी है। और ये सिर्फ जो करिकुलम अडाप्टेशन जो मैं आज का टॉपिक था मेरा, और जो मैंने आपको सब ये बातें बताई, ये सिर्फ किसी एक स्कूल या एक सेटअप के लिए नहीं है। ये जनरल स्कूल, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेशन स्कूल, इंटीग्रेटेड बच्चों के लिए, इंक्लूजन बच्चों के लिए, ये सबके लिए उपयोग होती है। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ गई, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, मैंने आप 2 शब्दों का उपयोग किया, समेकित और समावेशित। दोनों शब्द जनरली हम एक ही जैसा उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। इंटीग्रेशन, जहां हम बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, मतलब तैयार करना मतलब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, मतलब बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, मीन्स बच्चे में वो लैंग्वेज नॉलेज वो डेवलप करके स्कूल के बच्चों के लेवल के करके फिर उसको भेजते हैं। मतलब मैं जो मान लो श्रवण बाधित बच्चों को इंटीग्रेट करना है, तो मैं बच्चों को पहले 1 साल 1.5 साल ट्रेनिंग दूंगा स्पेशल स्कूल में या किसी और सेटअप में, और फिर उसको सामान्य सुनने वाले बच्चों के साथ इंटीग्रेट करूंगा। ये है इंटीग्रेशन की प्रोसेस। इंक्लूजन में हम डायरेक्ट बच्चों को सीधे सामान्य सुनने वाले बच्चों के बीच में कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन और इंक्लूजन ये हर डिसेबिलिटी में कॉन्सेप्ट उपयोग होता है, सीधा फर्क है दोनों में। इंटीग्रेशन में हम बच्चे को ट्रेन करते हैं, इंक्लूजन में हम टीचर ट्रेन करते हैं, ताकि वो बच्चे सामान्य बच्चों की आवश्यकता के साथ साथ सुनने जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी करें। एक में हम इंटीग्रेशन में हम जो है बच्चे को तैयार करते हैं, एक में टीचर को तैयार करते हैं, एक में बच्चे को बदलते हैं उन बच्चों के लेवल, और इंक्लूजन में हम पूरे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको बच्चे के अनुरूप करने की कोशिश करते हैं। तो समेकित और समावेशित में इतना फर्क है। समेकित में हम बच्चे को पहले उसका स्तर, भाषा ज्ञान का स्तर बना के फिर सामान्य बच्चों के साथ बिठाते हैं, और समावेशित में हम डायरेक्ट बिठाते हैं और फिर वहां का सेटअप बच्चे के अनुकूलित करने की करते हैं, ताकि उनकी सामान्य बच्चों के साथ साथ इनकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। तो ये जो मैंने आपको अभी व्याख्यान दिया, बेसिकली ये करिकुलम अडाप्टेशन के बारे में था। और करिकुलम अडाप्टेशन में मैंने जो बातें करी वो किसी एक डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। ठीक है, मैंने फोकस श्रवण बाधित को करा, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए उपयोग में आ सकती है। और इसके साथ मैंने आपसे बहुत अच्छी बात करी, वो है टेक्स्ट अडॉप्टेशन। और ये टेक्स्ट अडॉप्टेशन जो है, ये कोई ज्ञान नहीं मैंने दिया, ये मैंने कोशिश करी कि आप में स्किल ट्रांसफर कर दूं, एक कौशल मेरे से आपके तक जाए और आप सब तक पहुंचाएं। कि टेक्स्ट अडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक शिक्षक को, माहिर शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए टेक्स्ट अडॉप्टेशन का स्किल होना उसमें बहुत आवश्यकता है। सभी शिक्षकों को, ना सिर्फ
दिव्यांगता में काम करने वाले या स्पेशल फील्ड में काम करने वाले टीचरों को नहीं, हर फील्ड में काम करने वाले इवन जनरल एजुकेटर्स को भी टेक्स्ट अडॉप्टेशन आना चाहिए, और उसमें बड़ी अच्छी स्किल होना चाहिए, तभी वो एक माहिर और एक बहुत बढ़िया शिक्षक हो जाएगा। तो ये आज जो मैंने बात करी, मैंने साइन लैंग्वेज के भी बारे में बात करी, साइंस सिस्टम के बारे में बात करी, करिकुलम अडॉप्टेशन के बारे में बात करी, टेक्स्ट अडॉप्टेशन, और जान करके मैंने टॉपिक ऐसा सिलेक्ट किया ताकि सारी डिसेबिलिटी के बच्चों को ये बेनिफिट करे, सिर्फ एक डिसेबिलिटी में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए फायदा करे, इसलिए मैंने ये जान करके टॉपिक सिलेक्ट करा, और आप सभी लोगों को इससे फायदा होगा। अब मैं आगे के लिए नागेश सर को कहूंगा कि मेरा सेशन समाप्ति की ओर है, तो आप आगे के लिए देखें। नागेश जी नमस्कार। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, और वो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला शिक्षक अपना ध्यान आकर्षण करता है, ध्यान केंद्रण करता है, उन बिंदुओं की आज कैरिकुलम एडाप्टेशन के बहाने या उन्हीं प्रक्रमों में आपने उसकी चर्चा की। आज सर ने जो हम लोगों को बताया कि टेक्स्ट एडाप्टेशन, मैं सर आपको बताना चाहूंगा, प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में इस बात का आज बहुत, जहां तक मैं अपना अंदाजा लगा के बता रहा हूं, इस बात का एक विस्तार से अभाव चलने लगा है। एक ही कुर्सी पर, मैं इसको चिपक जाना नहीं कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं लेकिन कह नहीं रहा हूं, बैठ जाना और वहीं से पूरे के पूरे पाठ को, हिंदी है तो, संस्कृत है तो, अंग्रेजी है तो, और कहीं कहीं तो आप या हम देख रहे हैं विज्ञान और गणित को भी चलाए जा रहे हैं। वो एकदम फेविकोल लग गया है, और वहीं से पूरा हम कैरिकुलम बच्चे तक, सिलेबस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, बच्चे हो जाते हैं नीरस, क्योंकि उनको जो हाव भाव चाहिए, उनको जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, और वह जो लय, ताल, छंद और तारतम्यता, वो सभी चीजें जब एक मिलती हैं तो वो क्लास का स्वरूप बनता है, और वो उच्चस्तता आती है कि सभी बच्चे उसमें सराबोर होकर रसपान करते हैं। आपने इस ओर ध्यान कराया कि टेस्ट मॉडिफिकेशन या टेस्ट अनुकूलन की जो बात आपने कही, यह आज हमारे जितने भी छात्र सुन रहे हैं, जितने हमारी प्यारी बहनें, बेटियां, विशेष शिक्षिकाएं या विशेष शिक्षक भाई सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदनित होगा कि सभी लोग इस बात पर विशेष केंद्रण करें। और मैं सर आपको एक बहुत आश्चर्य से नहीं, बड़े विश्वास से एक बात विश्वास दिलाऊं, हमारे विद्यालयों में, अर्थात दृष्टिबाधित विद्यालयों में एक चिंतन की एक अलग पराकाष्ठा चल रही है। 10, 20, 50 टीचरों से सुनने में आता है कि हमें बॉडी लैंग्वेज की क्या जरूरत है, हम तो कुर्सी पर बैठ गए और बच्चे पूर्ण दृष्टिबाधित हैं, अब हम पढ़ाए जा रहे हैं बस। जबकि आप भी, आप जैसे श्रेष्ठ जन या जितने हमारे विद्वत जन जुड़े हैं, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब हम हाव भाव नहीं जोड़ते तो शब्द स्फुरित नहीं होते, और शब्द स्फुरित नहीं होते तो फिर वही किताब की ही भाषा, किताब की ही बातें या किताब की ही लाइनें उठाकर हम फेंक देते हैं। बच्चा कहीं भ्रमात्मक स्थिति में आता है या कहीं ऐसी स्थिति में आता है कि उसे कुछ और चाहिए होगा। जैसा आपने कहा कि व्यवहारिक चीजें, व्यवहारिक शब्द, व्यवहारिक पक्ष उसमें जुड़ना चाहिए, तभी जाकर के वो बात आती है। तो आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस बात को रखा। अगर किसी का कोई प्रश्न है सर के इस भाव के संदर्भ में, तो अवश्य वो सर से पूछ सकते हैं। सर का समय आज दूसरी जगह व्यस्त है, इसलिए ये क्लास 40 मिनट की ही मैंने रखी थी, और मैं 5 मिनट खुद भी समय ले लिया सर का, तो मैं क्षमा चाहूंगा सर। और आपसे निवेदन है सभी से कि अगर कोई 1-2 प्रश्न है तो सर से हम लोग उसको क्लियर कर लो, फिर हम इस क्लास को पूर्णाहुति की तरफ ले चलें। अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न है। हेलो, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ सर, एक प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही, जैसे मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में टीचर हूँ गवर्नमेंट में,
हाँ हाँ और इस समय सर इंक्लूजन का तो मुझे एक ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी। हाँ। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। श्रीमान आपकी कर ले रहा आवाज है फंस और रही। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। यदि कोई प्रश्न हेलो पूछना चाहता है और यदि उसकी आवाज नहीं भी आ रही है ना, तो वो बाद में भी पूछ हेलो सकता है। नागेश जी से पूछ लेंगे, नागेश जी मुझे बता देंगे, मैं आपके तक जवाब भिजवा दूंगा। यदि अभी वर्तमान में यदि आपकी कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और आप नहीं पूछ पाए, पूछे, कोशिश थैंक यू। कर लें। हाँ पूछें। ओके सर ठीक। सूर्यमणि प्रसाद जी, हाँ हाँ सूर्यमणि प्रसाद जी ने लिखा है, हाँ हाँ। प्लीज सजेस्ट फ्यू बुक्स फॉर कैरिकुलम एडाप्टेशन। करिकुलम एडाप्टेशन की कई सारी बुक्स हैं, मिलेंगी। पहले तो आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की एक बुक है, जो आरसीआई के मैनुअल में भी है, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो हमारे अस्मिता मैडम ने लिखी है, उसमें आप भाषा और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े। और करिकुलम अडाप्टेशन के लिए कई सारी बुक्स पढ़े आप, बंगल की है और कई सारी बुक्स हैं, पाठ्यक्रम के बारे में है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में, उसमें काफी मटेरियल मिलेगा। मैंने कहा जैसे कि ये अनुकूलन नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, स्किल है। करिकुलम एडाप्टेशन के बारे में आप वर्षा मैडम की भी एक मैनुअल मिलेगा पुराना, आरसीआई का, एजुकेशन फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, ऐसी बुक है वो जो वर्षा गट्टू मैडम ने लिखी है आरसीआई में। उसमें भी एक कंटेंट दिया है टेक्स्ट एडाप्टेशन का, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, आरसीआई के मैनुअल्स में भी है। थैंक यू सर, हेलो, आपने गुड अपना आफ्टरनून सर। बहुमूल्य समय दिया। हाँ हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। हाँ जी सर। सर मुझे पूछना था कि हम साइन लैंग्वेज को, ऑथेंटिक साइन लैंग्वेज को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम इजीली बच्चों से कनेक्ट कर पाए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों से। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। साइन लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज की स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे बेस्ट तरीका साइन लैंग्वेज की स्किल बढ़ाने का ये है कि आपके आसपास के जो भी बधिर बच्चे हैं, उनसे जाके बात करना शुरू कर दीजिए। इससे बेस्ट तरीका नहीं है अपनी खुद की साइन लैंग्वेज स्किल डेवलप करने का। क्योंकि आप जो स्पीकर्स हैं, जो हम कहते हैं ना कि यदि मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, किसी के साथ अंग्रेजी में बात करना पड़ेगी। तो यदि साइन लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है, तो आप जो साइन लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, बधिर बच्चे हैं, डेफ एडल्ट्स हैं, जो भी बड़े युवक हैं बधिर, उनसे आप बात करें, बच्चों से बात करें, स्कूल में बच्चों से कम्युनिकेट करें, तो आपकी स्किल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी साइन लैंग्वेज की। यस सर, थैंक यू सर फॉर सजेशन। बट सर अभी लॉकडाउन में बच्चों से इतना इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा, बिकॉज हम घर में हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, अच्छा, ऑनलाइन कनेक्शन भी इतना अच्छा नहीं हो पाता। यदि आप टीचर हैं और या किस बच्चों से तरह? जुड़ी हैं, तो आप वीडियो कॉल पे बात करें। हम हमारे बच्चों को वीडियो कॉल पे पढ़ा रहे हैं बधिर बच्चों को, तो आप उनसे बात करें, बधिर बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वीडियो कॉलिंग वगैरह में, साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छा बात करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है वीडियो कॉल करके। बधिर बच्चों का भी, हमारे इंस्टीट्यूट में भी बच्चे हैं ना, तो उनको हम पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके पढ़ाते हैं, तो उनसे साइन लैंग्वेज भी हो रही है और हमारी प्रैक्टिस भी जारी है इस कोरोना काल में। यस सर, थैंक यू सो जी मच सर। धन्यवाद। अब मैं रौनक सिंह, सीआरसी पटना, अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें, और आज की यह क्लास छात्र संदर्भ में कैसी रही, उस पे सभी छात्रों की तरफ से अपना भाव व्यक्त करें आज की क्लास के विषय में। रौनक सिंह, सीआरसी पटना। क्या रौनक तक मेरी आवाज जा रही है? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। मित्तल जोशी मैम ने अपना माइक अनम्यूट किया है। हाँ मैम, बताएं। सर आज का सेशन जो हरीश सर ने दिया बहुत ही बेहतरीन था। हमने तो सर को क्लास में भी सुना है, और वो ही एकदम इजी लैंग्वेज में जो सर पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज होता है। और सर जो दृष्टि उदाहरण दे के जो देते हैं ना, वो तो माइंड ब्लोइंग होता है। आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। और नागेश सर, आपने ये ऐसा ये वेबिनार किया, ऐसे भी आप एचआई बच्चों के लिए भी करते रहिए, और हम इसमें ज्वाइनिंग करते रहेंगे। बहुत बढ़िया सेशन था सर आज का। थैंक यू मित्तल मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत मैं धन्यवाद तो मैम। आपकी स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गुरुजन किसी न किसी
रूप में हम लोगों के सामने अपनी अपनी व्याख्याता या वो विशिष्टताएं रखते हैं। और मैं यहाँ एक लाइन कह के फिर धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलूंगा। हरीश सर, आपसे अनुमति लेकर के ये मैं बात कहूंगा कि आपके द्वारा या आप लोगों को देखकर जो या कोविड-19 काल में आप लोग इतना व्यस्त हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, राष्ट्रीय संस्थान में अपनी वहां पे इतनी व्यस्ततम क्रियाकलापों में व्यस्त होने के बावजूद भी आप छात्र हित में विभिन्न पटलों पर जाकर के अपनी बातें कह रहे हैं। इसको देखकर निश्चित तौर पर हमारे विशेष शिक्षकों को, हम जैसे शिक्षकों को इस बात से अवश्य शिक्षण लेना चाहिए, ज्ञानार्जन लेना चाहिए कि हमें अभी और कुछ भी बहुत कुछ झोंकना है इस फील्ड के लिए। हमारे गुरुजी या हमारे जो श्रेष्ठजन हैं जो हमें पढ़ाए हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, इस पटल पर कल इस क्लास के लिए सर से मेरी बात 9:45 बजे हुई, रात में 9:45 बजे, और मैं आश्चर्यचकित हूं इस कृपा पुंज के स्वरूप में कि इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, छात्र हित में एनी टाइम तैयार हूं मैं नागेश जी। और आज देखिए इतनी सरलतम व्याख्या, इतनी महानतम व्याख्या हम लोगों के सामने रखना, इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। जितने भी विशेष शिक्षक हैं हमें भी रेडी रहना होगा, तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा उस पुष्प बगिया को खिलाने के लिए जो हमारे जिम्मे भगवान ने लगाया है या उनके माँ बापों ने हमारे लिए भेजा है। चंद्रभान द्विवेदी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। चंद्रभान द्विवेदी जी। नमस्कार आदरणीय सर को। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आज सर का धन्यवाद ज्ञापन चंद्रभान जी करेंगे हमारे इस पटल की तरफ से, हमारे सचिव की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश सर के, आपने हमें ये मौका दिया। हरीश सर के तो वैसे भी कायल हैं। बड़ी वेबिनार जो हुई थी नासेर की, उसमें सर ने इतना बेहतरीन तरीके से बताया था, लेकिन आज जो सर ने क्लास के बारे में बहुत अच्छे से बताया, एडाप्टेशन के बारे में बताया, टेक्स्ट एडाप्टेशन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और हम बड़े गौर से सुन रहे थे, और बाद में इसका PDF वगैरह जो भी होगा यूट्यूब पे हम देखेंगे, रिकॉर्डिंग है इसकी। हम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश सोनी सर को कि आज थोड़ा सा अस्वस्थ होने के बावजूद हम तुरंत ज्वाइन किए इसको, क्योंकि हमें हरीश सोनी सर को सुनना था। बहुत ही अच्छे से हमें सर ने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को, और आप इसी तरह सर आते रहें, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी आपको और क्लासेज या और किन्हीं क्रियाओं में जाना है। तो सभी को इसी शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तथा आदरणीय सर को बारंबार प्रणाम।